हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस हॉबी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम 11th क्लास मैथ के चैप्टर 6 रैखिक असमकाएं की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से आपको डेली एक एक वीडियो आपको मिलेगा, वो भी रैखिक असमकाओं का। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन यानी परिचय के इसका थोड़ा परिचय हम जान लेंगे। तो परिचय में हम पहली बात करेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक होती है, रैखिक समीकरण कहलाती है। यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक होती है, उसे हम रैखिक समीकरण। जैसे हमारे एक उदाहरण है, उसमें चर x है, उसकी सबसे बड़ी घात एक है, इसलिए यह एक रैखिक समीकरण है। अब देखेंगे असम का। तो असम का क्या होती है? एक ऐसा कथन या व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियां तथा असमता का चिन्ह यानी ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल प्रयुक्त होते हैं। यानी जी हमारे जो चिन्ह है, इन्हें हम असमता का चिन्ह कहते हैं, प्रयुक्त होते हैं, असमकाएं कहलाती हैं। क्या कह रहा? असमकाएं क्या होती है? एक बार फिर सुन ले कि एक ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक चर राशि, यानी चर राशि एक भी हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है, और उसमें चर राशियों के साथ साथ जो क्या है, असमता के चिन्ह भी प्रयुक्त हों, उसे हम असमकाएं कहलाती हैं, असमकाएं कहते हैं। तो हमारा उदाहरण क्या है? 3x + 4 < 0। तो यहाँ देखो क्या है, एक चर राशि भी मौजूद है और यहाँ असमता का चिन्ह भी मौजूद है। तो यहाँ ये क्या होगी? असमका। और ऐसे हम दूसरा उदाहरण देंगे। दूसरा उदाहरण में देखो, हमारे यहाँ एक या एक से अधिक, क्या कह रहा था परिभाषा में, कि एक ऐसा कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियां तथा असमता उपस्थित हों। तो यहाँ देखो, एक ये चर राशि, एक ये चर, यानी ये दो चर राशि वाली असमका है। तो इसमें देखो दो चर हैं और यहाँ ये रैखिक वो असमता का चिन्ह भी है, तो ये भी एक असमका है। ठीक है। अब यहाँ एक नोट, ये बहुत ही ध्यान से आप लोग सुन ला कि नोट आपको ये बहुत ही जरूरी है कि एक रैखिक समीकरण का हल निश्चित होता है। ये एक रैखिक समीकरण का हल निश्चित होता है, लेकिन एक रैखिक असमका के अनंत हल हो सकते हैं। मतलब क्या है, एक रैखिक समीकरण है उसका हल निश्चित होता है और एक जो रैखिक असमका होती है उसके अनंत हल होते हैं। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करेंगे। तो उदाहरण लेते हैं 3x + 4 = 0। ये हमारा क्या है? रैखिक समीकरण। पहले हम रैखिक समीकरण बनाएंगे, तो हम इसको हल करेंगे। हल तो हम करना जानते ही हैं। 3x 4 का पक्षांतर करेंगे -4, x 3 का भाग होगा -4 में, तो -4/3। तो यहाँ क्या देखने को मिला कि x का मान जो है, x का मान है -4/3। और अब हम हल करेंगे असमका को। तो असमका क्या है? हम असमका को हम लेंगे 3x + 4 < 0। तो यह हमारी असमका है, इसको भी हम हल करेंगे। तो वैसे ही हल करेंगे जैसे इसको किया। 3x < 4 का पक्षांतर किया -4, x 3 भाग में गया -4/3। तो इसमें क्या देखने को मिला? इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें देखो एक अंतर है कि यहाँ x का मान केवल -4/3 ही है। मतलब x का मान यहाँ केवल एक ही है। और यहाँ क्या है कि यहाँ क्या है कि x का मान क्या है, -4/3 से छोटा है। मतलब x का मान यहाँ सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि x यहाँ पर x का मान -4/3 से छोटा कुछ भी हो सकता है। मतलब -4/3 से छोटा मान कोई भी हो सकता है x का। ठीक है। तो अब यहाँ हम इसको समझ में आ गई होगी क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ
कि एक रैखिक समीकरण का हल निश्चित होता है, जैसा कि हमने उदाहरण बताया, लेकिन एक रैखिक समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं, यानी अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे रैखिक असमका। तो रैखिक असमका क्या होती है, देखेंगे। एक ऐसी असमका जिसकी घात एक हो वह रैखिक असमका कहलाती है। तो यहाँ हम उदाहरण देखें, तो उदाहरण में क्या है, उदाहरण में क्या है, 3x+4 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ क्या है, चर की घात एक है। यहाँ भी देखो चर की घात एक है, मतलब जिसकी घात एक हो उसे रैखिक। तो लेकिन यहाँ क्या चेंजेस है, वहाँ क्या था, यहाँ पर जो इक्वल का चिन्ह था, लेकिन यहाँ क्या है, असमता का चिन्ह है, इसलिए इसे रैखिक असमका कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करेंगे हम रैखिक असमकाओं के नियम। देखो दोस्तों, एक बात यह जान लो कि जब तक हम इन रैखिक असमकाओं के नियमों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक या इन नियमों को हम नहीं समझेंगे, तब तक इन असमकाओं को हल करना नामुमकिन, यानी इन असमकाओं को हल नहीं किया जा सकता जब तक हम इन असमकाओं के नियमों को नहीं समझ लेते, तब तक हम इन असमकाओं को हल नहीं कर सकते। इसलिए इन नियमों को आप याद कर लें, समझ लें, ठीक है, तभी आप इन असमकाओं को हल कर पाएंगे। तो देखते हैं पहला नियम हमारा क्या कहता है। पहला नियम हमारा कहता है कि यदि किसी असमका के दोनों तरफ समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो असमका का चिन्ह नहीं बदलता है। एक बार फिर सुन लें कि यदि किसी असमका के दोनों तरफ समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो असमता का चिन्ह नहीं बदलता, यानी समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तब असमका का चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे दूसरे नियम। दूसरा नियम हमारा कहता है कि यदि किसी असमका के दोनों तरफ समान धनात्मक संख्याओं से गुणा या भाग किया जाए तो असमका का चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ भी देखो क्या है, दोबारा एक बार फिर पढ़ लें कि यदि किसी असमका के दोनों तरफ समान धनात्मक संख्याओं से गुणा या भाग किया जाए, यानी संख्या तो समान ही हो लेकिन उनका क्या किया है, दोनों तरफ गुणा या भाग किया जाए। उसमें क्या किया जाता है, जोड़ा या घटाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, गुणा या भाग किया जाए तो असमका का चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह नहीं बदल सॉरी असमका का चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक है, अब तीसरा नियम हमारा क्या कहता है। तीसरा नियम हमारा कहता है कि यदि किसी असमका के दोनों तरफ समान ऋणात्मक संख्याओं से भाग या गुणा करें, इसमें भी भाग या गुणा किया, लेकिन कैसी संख्या का, ऋणात्मक, धनात्मक नहीं, ऋणात्मक यानी ऐसी संख्या जो समान भी हो और उसमें ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह भी लगाओ। नेगेटिव संख्या का दोनों समान नेगेटिव संख्या का दोनों तरफ गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो असमता का चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ असमता का चिन्ह बदलने से इसका क्या तात्पर्य है। असमता का चिन्ह बदलने से यहाँ इसका तात्पर्य है कि जो हमारे चिन्ह होते हैं, जैसे लेस देन, ये ग्रेटर देन में परिवर्तित हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन, यदि ग्रेटर देन हुआ तो लेस देन में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ इसकी बात करते हैं कि यदि ग्रेटर देन इक्वल हुआ तो हमारा लेस देन इक्वल हो जाएगा, और यदि हमारा लेस देन इक्वल हुआ तो हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ चिन्ह बदलने से क्या मतलब, असमका का चिन्ह बदलने से क्या तात्पर्य है। और दोस्तों यदि आपको ये अभी जो नियम समझ में नहीं आ रहे होंगे, वैसे तो हम हाई स्कूल की क्लास में पढ़ चुके हैं, इनका उपयोग भी हुआ है द्विघात समीकरण में, लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अभी हम एग्जाम्पल्स और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करेंगे उनमें आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको समझा दिए जाएंगे, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम महत्वपूर्ण बिंदु, यानी रैखिक असमकाओं के जो चैप्टर है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला जो हमारा बिंदु है, देखते हैं। पहला बिंदु हमारा क्या कहता है कि जिस असमका में लेस देन
कॉमा ग्रेटर देन का चिन्ह आए तो वही एक सुनिश्चित आशंका होती है। तो भाई एक सुनिश्चित यानी निश्चित, जिस आशंका में इन दोनों यानी लेस देन ग्रेटर यानी इन आशंकाओं के चिन्हों का प्रयोग हुआ हो तो वह आशंका निश्चित आशंका कहलाती। ठीक है, अब जो दूसरी हमारा कंडीशन दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जिस आशंका में लेस देन इक्वल कॉमा ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह आए तो वह अनिश्चित आशंका अनिश्चित आशंका कहलाती। तो अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण देखें, उदाहरण क्या है, उदाहरण लेते हैं जैसे निश्चित, पहले निश्चित आशंका पहले हम जैसे ले लेते हैं x लेस देन 3, यानी यहाँ x का मान 3 से छोटा है, यानी यहाँ पर x का मान जो भी होगा वो 3 से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ लेते हैं हम x का मान x लेस देन इक्वल 3। अब देखो, अब यहाँ इसमें और इसमें क्या है, ये निश्चित आशंका का उदाहरण है और ये है अनिश्चित आशंका। तो इसमें हम डिफरेंट देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है x का मान 3 से छोटा ही होगा, इसके बराबर हम नहीं लिख सकते, x का मान हम 3 नहीं लिख सकते, 3 से छोटा यानी 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे कितने भी लिख सकते हैं अनंत तक पीछे। लेकिन अब जो अनिश्चित आशंका के उदाहरण में क्या अंतर है, यह अंतर है कि x का मान हम इसमें x बराबर 3 यानी x का मान 3 भी लिख सकते हैं और x का मान 3 से छोटा यानी इसका सीधी भाषा में ये है कि x का मान हम 3 या 3 से छोटा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा अंतर है कि इसमें इसलिए है अनिश्चित आशंका है क्योंकि इसमें x का मान 3 भी लिख सकते हैं और 3 से छोटा भी लिख सकते हैं। ये जब इसके साथ इक्वल लेस देन के साथ इक्वल या ग्रेटर देन के साथ इक्वल लगाओ तभी हम इसको अनिश्चित आशंका कहेंगे और तभी हम इसको उसके बराबर लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। जैसे यदि ये होगा तो हम इसके बराबर नहीं लिख सकते, इसका हम x का मान 3 के बराबर नहीं लिख सकते, यानी सीधी भाषा में कहें तो x का मान हम 3 नहीं मान सकते। इस सिचुएशन पे हम x का मान 3 से छोटा ही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा जो महत्वपूर्ण मानते यह हमारे यहाँ पर हमारा ये पार्ट 1 है जो परिचय इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। अब इन नियमों ऐसे जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने जो नियम पढ़ाए हैं वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और समझ लेना है, क्योंकि इनका प्रयोग अगले हमारा चैप्टर है, अगला जो हमारा लेक्चर है उसमें आपको यूज करना है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आप मेरी चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए। सो गाइस, गुड बाय।